वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पहले दोनों लेक्चर में हमने इस चैप्टर के दो मेन पार्ट, पहला पार्ट है डिफरेंट डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्क गिवन बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये पार्ट ख़त्म किया। उसके क्वेश्चन, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे कि कौन से इंडिविजुअल ने या कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सी डेफिनेशन दी है, वो हमने ख़त्म किया। दूसरे पार्ट में डिफरेंट क्लासिफिकेशन, जैसे कोसो ने कौन से क्लासिफिकेशन दिए थे, आईसीआई इंटरनल ऑडिट ने कौन से क्लासिफिकेशन दिए थे, फिर इनहेरेंट रिस्क और रेसिडुअल रिस्क में क्या भेद होता है, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। ये सेकेंड पार्ट। आज हम थर्ड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तीसरा पार्ट जो है इट इज़ अबाउट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। यहाँ पे लिखा है पार्ट सी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ये पार्ट में दो लोगों ने, पहला है नाइट एंड दूसरा है हुबार्ड, दो लोगों ने रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का डिफरेंस समझाया है। वो हम भी समझेंगे, मतलब हमको पता होना चाहिए कि कौन से पेज पे है। क्वेश्चन नंबर 36 में ऐसा है, व्हाट इज द नाइटियन अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। तो नाइट जो थे उन्होंने अनसर्टेनिटी और रिस्क का डिफरेंस बहुत ही क्लियर वे में बताया था कि अनसर्टेनिटी जो है वो इमेजरेबल होती है जबकि रिस्क मेजरेबल होता है। बस इतना सिंपल। नाइटियन अनसर्टेनिटी इज इमेजरेबल, नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट, वाई नाइटियन सेंस रिस्क इज मेजरेबल। रिस्क कैसा है? मेजरेबल है। बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस। अनसर्टेनिटी इमेजरेबल, रिस्क मेजरेबल, नाइटियन व्यू। क्वेश्चन 37 और ये नाइटियन व्यू दिया है पेज नंबर 1.14 पे, पैराग्राफ नंबर 5, 2 लाइन है, वहाँ पे आप ब्रैकेट कर दो और बाजू में लिख दो नाइटियन व्यू। उसके नीचे ही व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी अकॉर्डिंग टू डगलस हुबार्ड। डगलस हुबार्ड करके भी एक आदमी था, उसने जो रिस्क का, एक इंडिविजुअल थे, उनके अनुसार व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो उन्होंने क्या डेफिनेशन दोनों का अलग अलग दिया था। अनसर्टेनिटी का ऐसा दिया था कि द लैक ऑफ कंप्लीट सर्टेनिटी। वेरी सिंपल यार। हाँ, अनसर्टेनिटी मतलब क्या? लैक ऑफ कंप्लीट सर्टेनिटी, दैट इज नोन एज अनसर्टेनिटी। द ट्रू आउटकम स्टेट रिजल्ट वैल्यू इज नॉट नोन, दैट इज नोन एज अनसर्टेनिटी। मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, अ सेट ऑफ प्रोबेबिलिटीज असाइन। इसके साथ प्रोबेबिलिटी असाइन कर सकते, एक डेफिनेट वैल्यू असाइन कर सकते नहीं। एग्जाम्पल, देयर आर 60% चांस दैट दिस मार्केट विल डबल इन 5 years। सो इसे बोलते हैं अनसर्टेनिटी। रिस्क के बारे में इसका ये कहना था हबार्ड का कि स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी वेयर सम ऑफ द पॉसिबिलिटी इन्वॉल्व अ लॉस, कैटास्ट्रोफ और अदर अनडिजायरेबल आउटकम्स। तो हबार्ड के हिसाब से अनसर्टेनिटी ऐसी कि जो हमारे ऑपरेशंस को नुकसान पहुंचाए, हमारे ऑब्जेक्टिव पे अफेक्ट करे नेगेटिवली, उसे बोलेंगे रिस्क। यहाँ पे खाली नेगेटिव एस्पेक्ट को ध्यान में लिया था हबार्ड ने। तो ये दोनों को हम समझ लें कि नाइटियन व्यू क्या था। नाइट के हिसाब से अनसर्टेनिटी मतलब इमेजरेबल और रिस्क मतलब मेजरेबल। अच्छा, ये डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बाय डगलस हबार्ड। तो हबार्ड ने ऐसा बोला था, अनसर्टेनिटी मतलब लैक ऑफ सर्टेनिटी, एंड रिस्क के बारे में उन्होंने बताया था कि ऐसी अनसर्टेनिटी जो कि कैटास्ट्रोफिक हो, जो कि लॉस लाए हमारे बिजनेस में, दैट इज नोन एज रिस्क। फिर मतलब पेज नंबर 1.14 पे ही वो पैराग्राफ नंबर 6 पे दिया है डगलस हबार्ड का व्यू, और वहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करके एंड करो रिस्क की डेफिनेशन जो दी है ना वहाँ तक। मेजरमेंट ऑफ रिस्क वो भी प्रोबेबिलिटी से एसोसिएट किया है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसी प्रोबेबिलिटी जो हमारे बिजनेस पे अफेक्ट करे। यहाँ पे एग्जाम्पल में ऐसे लिखा है कि देयर इज अ 40% चांस दैट अ प्रपोज्ड ऑयल वेल विल बी ड्राई विथ अ लॉस ऑफ 12 million इन एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग कॉस्ट। तो ये हमारे बिजनेस को नुकसान करती है अनसर्टेनिटी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिस्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में ऐसा पूछा है कि फुल फॉर्म ऑफ वुका अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के हिसाब से पेज नंबर 1.16 में देखो, यहाँ पे फुटनोट लिखी है, सोर्स हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। तो इसके अनुसार तुमको ध्यान में नहीं रहेगा ये कौन सा कहाँ से पूछा है, पूरी बुक वैसे देख लोगे बट ये बात ध्यान में नहीं रहेगी। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू द फुल फॉर्म ऑफ वुका। तो वुका का फुल फॉर्म खाली सिंपल है, कॉम्प्लेक्सिटी
volatility, ambiguity and uncertainty, that is known as VUCA. These four things: complexity, volatility, ambiguity and अनसर्टेनिटी, दैट इज नोन एज वूका। और फिर उसकी डेफिनेशन भी दी है, तो आप लिख सकते हो इसमें से देख के। पेज नंबर 1.15 पे ऐसे चारों के चारों टर्म साथ में लिखी हुई है। कॉम्प्लेक्सिटी, सेकेंड पैराग्राफ में कॉम्प्लेक्सिटी, वॉलेटिलिटी, एम्बिग्यूटी एंड अनसर्टेनिटी, वहाँ से स्टार्ट करते हैं का, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वूका। अभी पार्ट 4 जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। आगे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क देख लिया, ये यहाँ पे कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज दी है बाय पॉल हॉपकिंस। पॉल हॉपकिंस करके एक इंडिविजुअल थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन दी थी रिस्क की। कैटेगराइजेशन ऑफ रिस्क बाय पॉल हॉपकिंस। पॉल हॉपकिंस ने कौन सी कैटेगरीज दी थी? पॉल हॉपकिंस ने 3 कैटेगरी दी थी। एक तो है प्योर रिस्क, इसे बोलते हैं प्योर रिस्क, ये है। दूसरा है स्पेक्यूलेटिव रिस्क, स्पेक्यूलेटिव रिस्क। तीसरा है कंट्रोल रिस्क। तो यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 1.16 पे, पेज नंबर 1.16 पे यहाँ स्पेक्यूलेटिव रिस्क, कंट्रोल रिस्क तीसरा है। तो कैटेगराइजेशन ऑफ रिस्क 3 कैटेगराइजेशन है। एक तो है प्योर रिस्क, आप इसे इग्नोर करो। यहाँ पे देखो पेज नंबर 1.16 पे जो टाइटल लिखा है कैटेगराइजेशन ऑफ रिस्क, तो अकॉर्डिंग टू पॉल हॉपकिंस इन फंडामेंटल रिस्क ऑफ रिस्क मैनेजमेंट 3 प्रकार के रिस्क होते हैं। प्योर रिस्क, प्योर रिस्क का मतलब या हज़ार्ड रिस्क का मतलब ये है कि जो इवेंट, जो अनसर्टेनिटी या तो लॉस लाए या तो नो लॉस लाए, बट कभी भी प्रॉफिट नहीं हो सकता उसमें, इट इज़ नोन एज हैज़ार्ड और प्योर रिस्क। फिर कंट्रोल रिस्क कि जिसमें ऑपरेशन से जुड़ा हुआ ये बात है, और अपॉर्चुनिटी रिस्क जिसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। तो ये अपन स्पेक्यूलेटिव रिस्क, अपॉर्चुनिटी रिस्क अपन इसको यहाँ पे कर दे। प्रोजेक्ट रिलेटेड जो है वो ऑपरेशनल रिस्क, तो कंट्रोल रिस्क हम बोल सकते हैं। व्हाट इज़ प्योर रिस्क, फंडामेंटल रिस्क, पर्टिकुलर रिस्क, डायनामिक रिस्क, कंट्रोल रिस्क, स्पेक्यूलेटिव रिस्क, इन सब की डेफिनेशन, अलग अलग डेफिनेशन हम समझ ले। प्योर रिस्क मतलब क्या, तो इनकी डेफिनेशन सब कुछ पॉल हॉपकिंस ने दी हुई है। और यहाँ पे भी प्योर रिस्क से फंडामेंटल रिस्क, पर्टिकुलर रिस्क, डायनामिक रिस्क, कंट्रोल रिस्क, स्पेक्यूलेटिव रिस्क, इन सब की डेफिनेशन, इन सब के क्लासिफिकेशंस दिए ही हुए हैं। मैं आपको शॉर्ट में समझा दूँ। व्हाट इज़ प्योर रिस्क? प्योर रिस्क मतलब द रिस्क इन विच देयर इज़ 2 पॉसिबिलिटी, लॉस और नो लॉस। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा, बट प्रॉफिट कभी भी हो सकता नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी फैक्ट्री में आग लग गई तो इसमें, उस केस में अगर हमारे पास इंश्योरेंस ना हो तो लॉस होगा। हमारे पास इंश्योरेंस हो तो वो जो आग लगी थी उसके इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे, बट हमें प्रॉफिट होने का कोई भी चांस नहीं है। दैट्स व्हाई प्योर रिस्क जो है वो ऐसे रिस्क जिसमें लॉस और नो लॉस, बट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। In a pure risk situation, a loss occurs or no loss occurs, there is no possibility of gain. गेन का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर एग्जाम्पल दिया है जो हमने बोला। फिर पर्सनल रिस्क, अच्छा प्योर रिस्क के 3 प्रकार हमने बताए यहाँ पे। पर्सनल रिस्क मतलब कोई इंडिविजुअल को रिस्क हो रहा है। इट इंक्लूड्स अर्ली डेथ, सडन एक्सीडेंट, डिसेबिलिटी। तो ये सब, इसमें लॉस होगा या नो लॉस, प्रॉफिट होने का कोई भी चांस नहीं है, बट पर्सनल, इंडिविजुअल्स का लॉस। तो पर्सनल रिस्क। प्रॉपर्टी रिस्क, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू फिजिकल डैमेज, फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा, तो ये पर्सनल रिस्क है। लायबिलिटी रिस्क, द रिस्क ऑफ लीगल लायबिलिटी फॉर डैमेज अकरिंग टू कस्टमर, सप्लायर्स, वेंडर्स एक्सेट्रा। सो ये लायबिलिटी, ये तीनों प्रकार के रिस्क किसमें आएंगे? प्योर रिस्क के एग्जाम्पल से ये तीनों प्रकार के रिस्क। फिर फंडामेंटल रिस्क, फंडामेंटल रिस्क मतलब देखो, इंडिविजुअल रिस्क एक आध आदमी को अफेक्ट करेगा, जबकि फंडामेंटल रिस्क मास को अफेक्ट करेगा। यहाँ पे बाजू में आप लिख सकते हो मास।
इम्पर्सनल इन नेचर, नेचर में वो है इम्पर्सनल। फॉर एग्जांपल नेचुरल कैलेमिटीज हुई तो बहुत से लोगों को नुकसान होगा, सो इट इज़ फंडामेंटल रिस्क। या एपिडेमिक्स हुआ तो उसमें बहुत से लोगों को नुकसान होगा, तो दैट इज़ फंडामेंटल रिस्क। दे आर प्रेजेंट इन नेचर एंड इकोनॉमी, इकोनॉमी में भी रिसेशन आया तो बहुत से लोग, हज़ारों लाखों लोग उससे अफेक्टेड हो गए, तो इट इज़ फंडामेंटल रिस्क एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ मैन, मैन उसे कंट्रोल कर सकता नहीं है। देयर इफेक्ट इज usually impact a large group of people, earthquake, war, inflation, mass unemployment etc. Example of fundamental risk। उसके बाद है पर्टिकुलर रिस्क। पर्टिकुलर रिस्क इंडिविजुअल रिस्क के जैसे ही है, पर पर्टिकुलर कोई भी इवेंट के साथ एसोसिएट रिस्क हो, दैट इज नोन एज पर्टिकुलर रिस्क, हैव देयर ओरिजिन इन इंडिविजुअल इवेंट विच कैन बी पार्शियली कंट्रोल, जो कि पार्शियली कंट्रोल हो सकता है। दे अकर ड्यू टू द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी का एक्सीडेंट हो गया, कोई पर्सनल व्यक्ति का, तो एक्सीडेंट वाइल क्रॉसिंग द रोड, वो रोड क्रॉस कर रहा था, तो इट इज़ नोन एज इंडिविजुअल रिस्क और पर्टिकुलर रिस्क। डायनेमिक रिस्क जो है, डायनेमिक रिस्क में जैसे कि बिजनेस जो है उसमें प्राइस फ्लक्चुएशंस होती रहती है, तो इट इज़ नोन एज डायनेमिक रिस्क। प्रॉफिट भी हो सकता है आपका या लॉस भी हो सकता है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो तो उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है उस केस में, और लॉस भी हो सकता है, तो इट इज़ नोन एज डायनेमिक रिस्क। मे अराइज ड्यू टू द चेंजेस ऑफ इकोनॉमिक लाइक फ्लक्चुएशन इन प्राइस लेवल, कंज्यूमर रेफरेंसेस, distribution of income, product developments, shift in technology etc. Then control risk, control risk मतलब operational risk हम समझे इसको, are associated with unknown unexpected events, unknown and unexpected events. They are sometimes referred to as uncertainty risk and they can be extremely difficult to quantify. इसे क्वान्टिफाई करना आसान नहीं है, तुमको एक मार्क्स में पूछ सकता है विच आर वेरी डिफ़िकल्ट टू क्वान्टिफाई, तो हमारा आंसर आएगा कंट्रोल। स्पेक्यूलेटिव रिस्क, स्पेक्यूलेटिव रिस्क मतलब इस प्रकार के रिस्क जिसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। जैसे शेयर मार्केट में हमने पैसे रोके, अगर मार्केट ऐसा नहीं कि रिसेशन की पोजीशन में है तो कुछ भी हो सकता है, जो हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, तो स्पेक्यूलेटिव रिस्क। दिस पॉसिबिलिटी आउटकम्स लॉस, no loss or profit. There are three possibilities. Such risks include the decision to invest in some shares. हमने अभी जो एग्जाम्पल दिया था वही का एग्जाम्पल है। तो ये सब हमको पेज नंबर 1.16 पे कैटेगराइजेशन ऑफ रिस्क 3 प्रकार के पॉल हॉपकिंस से दिए थे, एक प्योर रिस्क, फिर कंट्रोल रिस्क, देन स्पेक्यूलेटिव रिस्क। इसमें इंडिविजुअल हर एक रिस्क को समझाया गया है, एक डेफिनेशन को समझाया गया है। आपको प्योर रिस्क पूछे, प्योर रिस्क में पर्सनल रिस्क, प्रॉपर्टी रिस्क एंड लायबिलिटी रिस्क, ये तीनों दिया है पेज नंबर 1.16 पे। प्योर रिस्क टाइटल लिखा है, उसके नीचे का पैराग्राफ में पर्सनल रिस्क, प्रॉपर्टी रिस्क, लायबिलिटी रिस्क भी दिया है, प्योर रिस्क भी दिया है। फंडामेंटल रिस्क पेज नंबर 1.17 पे दिया है, पर्टिकुलर रिस्क भी पेज नंबर 1.17 पे दिया है, सेकेंड पैराग्राफ। डायनेमिक रिस्क थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ में कंट्रोल रिस्क, सिक्स्थ पैराग्राफ स्पेक्यूलेटिव रिस्क। तो ये सब कैटेगरीज हुई रिस्क की, जो क्लासिफिकेशन में हम इंक्लूड कर सकते थे बट हमने अलग ही रखा है इसको। एंड लास्ट पार्ट जो है वो टाइप्स ऑफ रिस्क, अलग अलग टाइप्स ऑफ रिस्क। तो रिस्क के बहुत से टाइप्स हैं, उसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझ ले, पूरा डेफिनेशन हमको रटने की ज़रूरत नहीं है, बट हम इसमें क्या कहना चाहते हैं, कंसेप्ट क्या है, हर एक रिस्क का मतलब क्या होता है वो समझ ले। तो टाइप्स ऑफ रिस्क से जुड़े हुए केस स्टडीज़ भी पास्ट में पूछे गए हैं कि भाई ये केस स्टडी है, उसके साथ कौन कौन से रिस्क जुड़े हुए हैं और फिर उसको दूर करने के तरीके कौन से, वो दूर करने के तरीके हम सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर में सीखेंगे, पर अभी हम रिस्क को आइडेंटिफाई करना सीख ले। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। तो एक तो है फिनेंशियल रिस्क, कि हमारा जो स्टेटमेंट है, दिस रिस्क आर एसोसिएटेड with the financial asset structure and transaction of the particular industry. क्रेडिट रिस्क, हमने जो पैसे उधार दिए वो वापस ना आए, क्रेडिट रिस्क उसे बोलते हैं। लिक्विडिटी रिस्क, कोई भी बिजनेस होता है उसके पास एक एक्स नंबर ऑफ अमाउंट लिक्विड फॉर्म में भी होनी चाहिए। अगर उसने सभी अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया तो उसके पास ऐसी अमाउंट नहीं रहेगी लिक्विड अमाउंट कि जो वो उसके
ऑपरेशन में खर्च कर सके। तो लिक्विडिटी रिस्क इज दिस। देन मार्केट रिस्क, मार्केट में किसी की भी प्राइस बढ़ती है और कम होती है। मार्केट में अगर हमने पैसे इन्वेस्ट किए तो मार्केट रिस्क लगने ही वाला है। मार्केट रिस्क मतलब हर एक चीज़ की प्राइस बढ़ती है कम होती है, दैट इज नोन एज मार्केट रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क मतलब हम जहाँ पे हमारा ऑपरेशन होता है बिजनेस का, उस जगह पे ऐसे जैसे एक्सीडेंट हो सकता है, हाँ, द रिस्क एसोसिएटेड विद दी ऑपरेशंस, या फिर मशीन बिगड़ सकता है, ये सब ऑपरेशनल रिस्क के एग्जांपल्स हैं ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ द रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम फेलियर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन, internal process system or external factor acting upon to the determinant of the organization. It include legal risk and exclude strategic and reputational risk. तो ये सब रिस्क होते हैं ऑपरेशनल विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी विद इन ऑर्गेनाइजेशन इन द टाइम ऑफ ऑपरेशन, इन द टाइम ऑफ प्रोसेस जो भी रिस्क होते हैं वो ऑपरेशनल रिस्क। शॉर्ट टाइम भी बोल सकते हैं इसे, शॉर्ट टाइम रिस्क। स्ट्रेटेजिक रिस्क इज़ अ लॉन्ग टाइम रिस्क। स्ट्रेटेजी मतलब कोई भी कंपनी ने अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल हम बता सकते हैं कि नोकिया था, उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं की और अपनी स्ट्रेटेजी वही की वही रखी। उसके कारण एंड्रॉयड जिसने अडोप्ट किया, सैमसंग ने अडोप्ट किया, तो सैमसंग फ़ोन जो पहले कोई नहीं लेता था वो आज सब बहुत लोग लेने लगे उस वक्त, और पहला नंबर जो है वो सैमसंग का आ गया नोकिया की जगह पे। तो वो स्ट्रेटेजिक रिस्क था। स्ट्रेटेजिक रिस्क लेना चाहिए, जितना बन पाए उतना लेना चाहिए, जबकि ऑपरेशनल रिस्क जितना बन पाए उतना कम लेना चाहिए। ये दोनों में डिफरेंस है। कंप्लायंस रिस्क, कंप्लायंस रिस्क मतलब इट इंक्लूड्स मटीरियल फिनेंशियल लॉस or loss of reputation which may occur as a result of its failure to comply with the laws includes। लॉ को अगर हम हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर हम पालन ना कर पाए, दैट इज़ कंप्लायंस रिस्क। रेगुलेटरी रिस्क, फॉर एग्जांपल हमने किसी से लोन ली है, हाँ, आरबीआई से लोन ले, आरबीआई की कोई भी बैंक से लोन ली है, पर्टिकुलर कोई भी बैंक से लोन ली है, लेट वी एज्यूम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई से लोन ली है। लोन का इंटरेस्ट रेट अगर बढ़े या कम हो तो हमने जो सोचा है कि चलो इतना इंटरेस्ट रेट तो हम हर महीने भर देंगे, वो नहीं भर सकते, दैट इज नोन एज रेगुलेटरी रिस्क। कंप्लायंस रिस्क मतलब ईएमआई भरना ही पड़ेगा कंपलसरी। रेगुलेटरी मतलब वो ईएमआई में बढ़ोतरी या कटौती भी हो सकती है। तो दोनों में डिफरेंस समझना, आपको तो खाली लिख ही लेना है कि कौन से टाइप का रिस्क है। रेपुटेशन रिस्क, adverse publicity regarding entities practices will lead due to loss of revenue or litigation। मतलब इसका एक एग्जांपल बहुत अच्छा ले सकते हैं, अभी नेस्ले की मैगी जो आती है उसमें लॉस ऑफ रेपुटेशन हुआ, फिर से अभी तो उतनी बिक्री हो रही है, बट रेपुटेशनल रिस्क इसको बोल सकते हैं। लीगल रिस्क, तो लीगल जो भी लायबिलिटी हो उसे पालन ना करें तो लीगल रिस्क हो सकता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, हमने जो सोचा था उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हो जाए तो ये भी हमने जो सोचा था उस प्रकार से बिजनेस नहीं जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क, ये जो भी कंपनीज ऐसी होती है जो फॉरेन में काम करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है, उस पर ये लगता है। रिस्क ऑफ लॉस दैट द एंटिटी में सफ़र ऑन अकाउंट ऑफ एडवर्स फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट और मूवमेंट्स इन द करेंसीज। मैनेजमेंट रिस्क, मैनेजमेंट में कोई लोग ऐसे बैठे हैं जो अपनी कंपनी के हिसाब से डिसीजन नहीं ले पा रहे, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट रिस्क। रिस्क ऑफ मैनेजमेंट इंटरफियरेंस इन डे टू डे ऑपरेशन, ऑपरेशन में भी वो इंटरफियरेंस कर रहे हैं। कॉमन जो भी ग्रास रूट लेवल के काम है उसमें भी वो इंटरफियरेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैनेजमेंट रिस्क लगेगा। स्टाफिंग रिस्क, जो लोग जहाँ पे हो वहाँ पे वो नहीं है, अगर हमारे स्टाफ में, अगर हमको जो मैनेजर रखना था वो हमने रखा है, मैनेजर रखना था वो पूरे एरिया का एरिया मैनेजर रखा है, तो ये स्टाफिंग रिस्क है, उसके कारण हमारी कंपनी को नुकसान हो सकता है। रिस्क ऑफ नॉट एम्प्लॉइंग द राइट पर्सन राइट जगह पे ना हो, दैट इज स्टाफिंग रिस्क। टेक्नोलॉजिकल रिस्क,
अभी जो आज के ज़माने में जो एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है उस प्रकार का हमारा टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हमारा कंपटीटर हमसे आगे बढ़ जाएगा। दैट इज नॉट टेक्नोलॉजिकल रिस्क। बिजनेस कंटिन्यूटी रिस्क, कोई बिजनेस कितना ही अच्छा चलता हो बट वो अगर कंटिन्यूस ना हो तो उसके सामने रिस्क है। फिर कस्टमर कोई दूसरी जगह पे उसका कॉम्पिटिटर ढूंढेंगे, चाहे उसके कॉम्पिटिटर की क्वालिटी थोड़ी सी कम भी क्यों ना हो, बट उसकी कंटिन्यूटी के कारण कस्टमर जो है उसके कॉम्पिटिटर के पास जाएंगे। इंफॉर्मेशन और डेटा सिक्योरिटी रिस्क, आप सब जानते हैं इंफॉर्मेशन लीक हो जाना। कंट्री रिस्क, कोई दूसरी कंट्री में हम जब बिजनेस करते हैं एमएनसी खास करके, तो उस कंट्री से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें पॉलिटिकल इकोनॉमिकल चीज़ें, ये सभी चीज़ें इस पर अफेक्ट करती है कंट्री रिस्क पे। फ्रॉड रिस्क, कंपनी के किसी आदमी ने फ्रॉड कर दिया है, फ्रॉड रिस्क, ये सब नाम से ही पता चल जाता है। प्राइस रिस्क, प्राइस का फ्लक्चुएशन, बढ़ना कम होना, दैट इज़ प्राइस रिस्क। प्रोसेस रिस्क, दैट इज़ ऑपरेशनल रिस्क में आ जाएगा प्रोसेस रिस्क। प्राइस रिस्क आ जाएगा फिनेंशियल रिस्क में। प्रोसेस रिस्क, इनएबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू मीट इट्स प्रोसेस रिलेटेड ऑब्जेक्टिव ऑन अकाउंट ऑफ फेल्ड एक्टिविटीज इन बिजनेस प्रोसेस, दैट इज नोन एज प्रोसेस रिस्क। सिक्योरिटी रिस्क, ये भी ऑपरेशनल रिस्क में आ जाएगा। सिक्योरिटी बराबर नहीं है तो उसके कारण जो भी रिस्क उठाना पड़ेगा कंपनी को, दैट इज नोन एज सिक्योरिटी रिस्क। अ पर्सन और सिचुएशन विच possess a possible threat to the security of something, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, सिक्योरिटी से पे अफेक्ट करेगी तो सिक्योरिटी रिस्क। देन गवर्नेंस रिस्क, जो भी गवर्न करते हैं वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, रिफर्स टू इनइफेक्टिव अनएथिकल मैनेजमेंट। ये एग्जांपल हम दे सकते हैं इन्फोसिस का, अभी विसल ब्लोअर जो आया था उसका। सेफ्टी रिस्क भी सिक्योरिटी रिस्क में ही आ जाएगा। तो दिस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। अभी हम पास्ट एग्जाम्स में जो भी मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे थे इस चैप्टर में से, वो हम डिस्कस करते हैं। आप सबको एकदम आसानी से ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। देखो, पहला क्वेश्चन मई 2018 में ऐसा पूछा था कि वाइल अनसर्टेनिटी मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन पॉसिबिलिटी, रिस्क इज अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी where some of the possibility may involve an undesirable outcome. Which one of the following statement correctly describe the statement? हाँ, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है कि आपको one may have uncertainty without risk but not risk without uncertainty. हाँ, अनसर्टेनिटी रिस्क के बगैर हो सकती है बट रिस्क अनसर्टेनिटी के बगैर हो सकता नहीं है, और ये इस चैप्टर में ही दिया है। पेज नंबर 1.14 पे लास्ट लाइन, वन में है अनसर्टेनिटीज विदाउट रिस्क बट नॉट रिस्क विदाउट अनसर्टेनिटी, तो लिख दो पेज नंबर 1.14 पे लास्ट लाइन ऑफ पेज नंबर, वहाँ पे अंडरलाइन भी कर दो, पास्ट MCQ ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, आप लोग अभी तक आश्चर्य कर रहे होंगे कि सर ने ऐसे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन क्यों टिक मार्क करे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पास्ट में। सेकंड क्वेश्चन है इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशनल रिस्क क्या होता है, तो रेपुटेशन रिस्क टाइप ऑफ रिस्क में आएगा। टाइप ऑफ रिस्क में रेपुटेशन रिस्क निकालो, रेपुटेशन रिस्क की डेफिनेशन निकालो। रेपुटेशन रिस्क अराइजेज ड्यू टू द चेंजेस मेड, रेपुटेशन रिस्क एडवाइजरी पब्लिसिटी regarding an entity's practices will leads to a loss of revenue or litigation, any event which affect, तो ये पूरा का पूरा लिखा है यहाँ पे। देखो चार में से कौन सा, रिस्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन इन पब्लिक व्यू विच इज अ की कंसर्न इन एंगेज मीडिया एंड सोशल मीडिया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बाकी सब कुछ गलत। रेपुटेशनल रिस्क वैसे भी पढ़ोगे तो तुमको आंसर मिल जाएगा। रिस्क ऑफ पॉसिबल फिनेंशियल लॉस, ये तो फिनेंशियल रिस्क है। रिस्क ऑफ फेलियर विच में लीड टू वायलेशन ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, तो रेगुलेटरी रिस्क है। तो अगर रेपुटेशन पूछा गया हो तो तीसरा है कि कंपनी के रेपुटेशन में फ़र्क पड़ा हो, दैट इज रेपुटेशन रिस्क। थर्ड क्वेश्चन है, वैसे चौथे चैप्टर का था बट मैंने यहाँ पे ले लिया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकर्स गिवन दैट इवेंट बी ऑलरेडी अकर, तो ये मैं सुधार देता हूँ यहाँ पे, ये लिखने का तरीका ये नहीं है। ए ऐसा है
पी ऑफ ए गिवन बी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी ये दिया है, यहाँ पे बी में भी ये सुधार के लिख लेना पी ऑफ बी गिवन ए, बट आवर आंसर वुड बी ए, आवर आंसर वुड बी ए, पी ऑफ ए गिवन बी. Fourth question, if the risk manager conclude that a company's strategy is less effective in the market than the company is said to strategic risk, all the following would be factor for such risk except, मतलब strategic risk में कौन कौन से factor effect करेंगे, तो shift in customer demand ये भी affect करेगा, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट वो स्ट्रेटेजिक रिस्क नहीं होगा बेटा, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट वो रेगुलेटरी रिस्क होगा, जो फ्लक्चुएशन होता है, तो वो यहाँ पे लिख लो रेगुलेटरी रिस्क. पांचवा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क मैनेजमेंट, तो रिस्क मैनेजमेंट से कौन सा स्टेटमेंट जुड़ा हुआ नहीं है, तो फर्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट इज एन मच about identifying opportunity as avoiding mitigation losing. PSI risk management cannot describe as coordinated activities to direct, cannot describe नहीं can be described, तो यहाँ पे not true, तो can be described as coordinated activities to direct and control an organization. ये तो गवर्नेंस रिस्क है, ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, गवर्नेंस रिस्क की डेफिनेशन है. 6th क्वेश्चन, इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एंटरप्राइज नॉलेज रिस्क क्या होता है, नॉलेज रिस्क, तो यहाँ पे नॉलेज रिस्क होगा, तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ नॉलेज, दैट इज नॉलेज रिस्क. नॉलेज रिस्क की डेफिनेशन यहाँ पे मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, इसे इंफॉर्मेशन रिस्क भी बोलते हैं. और यहाँ पे पेज नंबर 1.21 पे 4th पॉइंट इंफॉर्मेशन और डेटा सिक्योरिटी रिस्क, तो नॉलेज रिस्क सेम बात है. उसके बाद 7th है, द रिस्क मैनेजर वुड लाइक टू नो द रिस्क दैट रिफर्स टू इनइफेक्टिव एंड अनएथिकल मैनेजमेंट. इनइफेक्टिव एंड अनएथिकल मैनेजमेंट देख ले, गवर्नेंस रिस्क में आएगा, आप अंडरलाइन कर दो इनइफेक्टिव एंड, पेज नंबर 1.21 पे, पेज नंबर 1.21 पे गवर्नेंस रिस्क का ये डेफिनेशन है, इनएथिकल प्रैक्टिसेस, इनएथिकल एंड इनइफेक्टिव प्रैक्टिसेस. 8th क्वेश्चन, एज पर एज स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग issued by ICI, a risk resulting from significant conditions, events, circumstances, actions, तो ये जो है बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन है. execute its strategies or form the setting of inappropriate objective and strategies the based known as. बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन जो दी है, पेज नंबर 1.5 पे, पेज नंबर 1.5 पे ऐसे 315 ऑफ ICI डिनोट्स दैट डिफाइंस बिजनेस रिस्क, तो ये पूरा डेफिनेशन बिजनेस रिस्क का है. पैराग्राफ नंबर, वैसे तो टाइटल आता है फर्स्ट पैराग्राफ के बाद, ऐसे 315 ऑफ ICI डिफाइंस, पेज नंबर 1.5 पे, पेज नंबर 1.5, मैं यहाँ पे पेज नंबर खाली लिख देता हूँ तो आपको पता चले. 9th question, in information technology general controls under change management, the risk of incorrect change in not mainly due to incorrect change is change control audit trail not mentioned. ये हालांकि 6th चैप्टर में आएगा, इट इज़ नॉट आवर क्वेश्चन राइट नाउ, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है. नवंबर 2018 के क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये भी
फर्स्ट 10th क्वेश्चन ऐसा है कि साइबर रिस्क ब्रॉडली रिफर्स टू द रिस्क एंड ऑर्गेनाइजेशन exposed due to situation where its data or network system or its transaction are disrupted, compromised by an intrusive access from a external entity. बाहर का कोई आदमी आके उसकी इंफॉर्मेशन को ले जाए, that is known as cyber risk. 11th question, a company's decision to move into immature or emerging markets or to launch products outside its core competency is based known as ambiguity. ये 4 जो वुक्का है ना उसमें लिखा है, तो पेज नंबर मैं तुमको बता दूँ, उस पर ये लिखा हुआ है पेज नंबर 1.15 पे एम्बिग्यूटी में ये लिखा ही हुआ है पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन. 12th, इन केस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस रिस्क द इम्पैक्ट एरिया ऑफ कस्टमर. तो इम्पैक्ट एरिया से अलग अलग इम्पैक्ट एरिया के टेबल है पेज नंबर 1.9 पे. पेज नंबर 1.9 पे यहाँ पे मैं 1.15 लिख 1.15 ये पेज नंबर 1.9. पेज नंबर 1.9 पे पूरा टेबल है, उसमें कस्टमर का जो एरिया है रिस्क एरिया वो है लॉयल्टी. इसमें से पुअर कस्टमर लॉयल्टी एंड रिटेंशन, द इम्पैक्ट ऑफ कस्टमर, तो पुअर लॉयल्टी, तो आंसर आएगा लॉयल्टी. 13th क्वेश्चन, द फॉलोइंग वन इज अ फिनेंशियल रिस्क. फिनेंशियल रिस्क की डेफिनेशन में देख लें. इसकी डेफिनेशन फिनेंशियल रिस्क चैप्टर में भी आती है और इसमें भी है. द कैश फ्लो ऑफ एन इश्यूअर विल नॉट बी एडिक्वेट टू मीट इट्स फिनेंशियल ऑब्लिगेशन, दैट इज फिनेंशियल रिस्क. देख लेते हैं कि नहीं फिनेंशियल रिस्क. दिस रिस्क आर एसोसिएटेड विद द फिनेंशियल एसेट स्ट्रक्चर एंड ट्रांजेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज. तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए. यहाँ पे आगे भी फिनेंशियल रिस्क की डेफिनेशन अलग अलग की हुई है. हम देख ले कि पर्टिकुलर कौन से पेज से हम उठा सकते हैं इसका डेफिनेशन. तो पेज नंबर 1.7 पे नेस्डैक ने जो डेफिनेशन दी है 1.7 पे नेस्डैक ने जो डेफिनेशन दी है उसके बारे में ये बात है. The cash flow of an issuer risk is the risk that is a cash flow of an issuer will not be adequate. फर्स्ट पैरा में ये दिया हुआ है आपको. तो ये है पेज नंबर 1.7. पेज नंबर 1.7. 14th question, if the company is in its estimation has overstated the revenue without considering internal controls, the same would be classified under inherent risk. तो inherent risk की definition में ये लिखा है. आप खाली इतना देख लेना कि भाई रेसिडुअल या inherent दो में से कौन सा है, क्योंकि वो ऑपरेशनल नॉलेज रिस्क तो नहीं है, वो तो आपको पता चल जाएगा सीधा. तो हम inherent एंड रेसिडुअल में देख ले. तो इनहेरेंट रिस्क में यहाँ पे लिखा हुआ है impact of internal controls. Yes, it is page number 1.11 inherent risk में and residual risk पे लिखा हुआ है. Question number 15, insurable risk are most likely to arise from which the following categories. Insurable कौन से रिस्क को इंश्योर कर सकते हैं. तो देखो ये 4 कैटेगरीज पे हम देख लेते. यहाँ पे हज़ार्ड और प्योर रिस्क दिखा है. इंश्योरेबल आर मोस्ट लाइकली टू अराइज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज. जो होगा ही उसका तो इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा, जिसमें लॉस है या नो लॉस है, बट प्रॉफिट की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं है.
तो हैजार्ड रिस्क, यहाँ पे प्योर रिस्क जो है ना उसकी डेफिनेशन जो दी है पेज नंबर 1.16 पे, पेज नंबर 1.16 उसमें पैराग्राफ नंबर 1 एंड 2, पैराग्राफ नंबर 1 2 3 सॉरी 3 में प्योर रिस्क की जो डेफिनेशन दी है उसमें लाइन नंबर 5 and 6, this risk are hazard risk or pure risk and this may be thought of an operational or insurable risk, वहाँ पे ब्रैकेट कर देना है आपको। तो पेज नंबर 1.16 का ये क्वेश्चन है। 16th क्वेश्चन, द एनुअल रिपोर्ट्स it is necessary to have a section of management discussion and analysis, one of the following is not necessary to be discussed in above। पहला डिटेल्स ऑफ मैनेजिंग इंश्योरेंस रिस्क, देन अपॉर्चुनिटी, ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1 बट चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, तो हम तब डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज एंड ऑफ चैप्टर नंबर 1। फिर से एक बार शॉर्ट में समरी कर लें हम। 5 पार्ट में हम बांट सकते हैं चैप्टर नंबर 1 को। पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन गिवन बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। उसमें टेबल भी दिया है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स ने कौन सी डेफिनेशन दी रिस्क के बारे में। रिस्क को बहुत ही शॉर्ट में बोले तो ऐसी अनसर्टेनिटी जो हमारे ऑब्जेक्टिव पे अफेक्ट करेगी, बट उसको थोड़ा सा चेंज करके हर एक इंडिविजुअल से बोला गया है। उसके बाद दूसरा पार्ट जो है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क, उसमें कोसो करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्लासिफिकेशन दी है। देन ICI इंटरनल ऑडिट ने क्लासिफिकेशन दी है, वो कौन से दी है, इंटरनल, एक्सटर्नल, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। कोसो ने कौन से दिए, तो सिग्निफिकेंट, मतलब तीनों प्रकार के जो रिस्क है ना, मेनली अपने ऑपरेशनल, फिनेंशियल और कंप्लायंस रिस्क, वो प्रकार के रिस्क दिए। देन रिस्क के टाइप रेसिडुअल एंड इनहेरेंट रिस्क, ये भी इसमें आएगा पार्ट। फिर तीसरा पार्ट हम समझे वो है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के बीच का डिफरेंस। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का बीच का डिफरेंस 2 लोगों ने दिया है, 2 इंडिविजुअल्स ने दिया है। एक है नाइट एंड दूसरा है हुबार्ड। तो पहला बोला जाता है नाइटियन व्यू, उसके अनुसार अनसर्टेनिटी इज इमेजरेबल, रिस्क इज मेजरेबल। हुबार्ड के अनुसार अनसर्टेनिटी जो है बहुत सी हो सकती है और जो सर्टेन नहीं है उसे अनसर्टेनिटी बोलते हैं, जबकि रिस्क ऐसी अनसर्टेनिटी है जो हमारे ऑब्जेक्टिव पे अफेक्ट करेगी। दोनों के साथ प्रोबेबिलिटी को तो एसोसिएट किया ही है, बट रिस्क ऐसी प्रोबेबिलिटी, ऐसी अनसर्टेनिटी जो हमको अफेक्ट करेगी नेगेटिवली, कैटास्ट्रॉफिक। फिर हमारा आगे पार्ट देखें तो कैटेगरीज ऑफ रिस्क, उसमें क्लासिफिकेशन में हम ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई अलग बात नहीं है। यहाँ पे कैटेगरीज गिवन बाय पॉल हॉपकिंस, तो प्योर रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड स्पेक्युलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क मतलब जो रिस्क हो में या तो नुकसान हो सकता है या तो नो लॉस, लॉस और नो लॉस, बट देयर इज नो चांस ऑफ प्रॉफिट। इंश्योरेंस इसमें करवाना ही पड़ेगा पहले से। प्योर रिस्क में पर्सनल रिस्क हो सकता है, फंडामेंटल रिस्क हो सकता है, इंडिविजुअल रिस्क हो सकता है, ये सब प्रकार थे प्योर रिस्क के। फिर हमारा लायबिलिटी रिस्क और पर्सनल रिस्क, प्रॉपर्टी रिस्क एंड लायबिलिटी रिस्क, ये 3 प्रकार के रिस्क थे। देन फंडामेंटल रिस्क मतलब मास पे अफेक्ट करे, ऐसे रिस्क को फंडामेंटल रिस्क बोलते हैं। अलग अलग एग्जांपल्स दिए थे। फिर पर्टिकुलर रिस्क, डायनेमिक रिस्क, कंट्रोल रिस्क, स्पेक्युलेटिव रिस्क। कंट्रोल रिस्क मतलब ऑपरेशन से जुड़े हुए रिस्क जो होते हैं जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, दैट इज कंट्रोल रिस्क। एंड स्पेक्युलेटिव रिस्क मतलब जो रिस्क में प्रॉफिट होने का भी चांस है, लॉस भी होने का चांस है, नो लॉस भी होने का भी चांस है, दैट इज स्पेक्युलेटिव रिस्क। उसके बाद हमने अलग अलग टाइप्स रिस्क के देखे, और ये सब कुछ अपनी बुक में कहाँ पे है वो आपको पता होना चाहिए। हम आपको नोट देंगे, उसमें पेज वाइज कौन सी चीज़ कहाँ पे वो लिखा हुआ है, तो आपको रटना नहीं है, आपको खाली कंसेप्ट समझना है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app
to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.